हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह कहानी उस लड़की की है जिसका नाम था आयशा। आयशा लाहौर के एक मध्यम वर्गीय मोहल्ले में रहती थी। उसकी उम्र अभी 26 की थी, पढ़ी लिखी थी, एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। चेहरा साधारण सा, लेकिन आंखों में एक गहरी चमक। घर में सिर्फ उसकी अम्मी और छोटा भाई था। अब्बू कई साल पहले गुजर चुके थे। अम्मी अक्सर कहती, बेटी अब तेरी शादी हो जानी चाहिए, देखना कितनी अच्छी बहू बनेगी तू। एक दिन अम्मी ने बहुत खुशी खुशी बताया कि पड़ोस वाली खाला की बेटी के माध्यम से एक रिश्ता आया है। लड़का कराची से था, नाम था हामिद, उम्र 29 की, अपना छोटा सा बिजनेस चलाता था, फैमिली अच्छी थी। फोटो में हामिद को देखकर आयशा को लगा कि शायद यह वो इंसान है जो उसे समझ सके। बातचीत शुरू हुई, पहले व्हाट्सएप पर, फिर कॉल्स पर। हामिद की आवाज़ में एक अजीब सी गर्माहट थी। वह आयशा की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता, हंसता, कभी कभी कहता, तुम्हारी बातें सुनकर दिन अच्छा हो जाता है। धीरे धीरे दोनों के बीच लगाव बढ़ने लगा। हामिद कहता, मुझे तुम्हारी सादगी बहुत पसंद है आयशा। आजकल के ज़माने में ऐसी लड़कियां कम मिलती हैं जो इतनी ईमानदार और मेहनती हों। आयशा को पहली बार किसी ने उसकी मेहनत की तारीफ़ की थी। वह शर्माती, लेकिन दिल में एक मीठी सी खुशी फैल जाती। अम्मी भी खुश थीं, रिश्ता पक्का होने वाला था। फिर एक शाम हामिद ने कहा कि वह लाहौर आ रहा है, मिलना चाहता है। आयशा ने हामी भरी। दोनों ने एक पार्क में मिलने का फैसला किया। हामिद आया, हाथ में फूलों का गुलदस्ता। बातें हुईं। हामिद ने कहा, आयशा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, जल्दी से फैमिली को मनाऊंगा। आयशा की आंखें नम हो गईं। पहली बार किसी ने उसे इतने प्यार से देखा था। लेकिन अगले ही हफ्ते कुछ गड़बड़ होने लगी। हामिद के मैसेज कम हो गए, कॉल्स पर भी वह जल्दी में लगता। आयशा ने पूछा तो कहा, बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम है, टेंशन मत लेना। फिर एक दिन हामिद का मैसेज आया, आयशा मुझे माफ़ कर दो, मेरी फैमिली नहीं मान रही। वे कह रहे हैं कि तुम्हारा घर छोटा है, तुम्हारी जॉब अच्छी नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। आयशा का दिल टूट गया, वह रोई बहुत। अम्मी ने देखा तो पूछा। आयशा ने सब बताया। अम्मी ने कहा, बेटी जो नहीं होता वो अच्छे के लिए नहीं होता। लेकिन मोहल्ले में अफवाहें फैलने लगीं। कोई कहता लड़की ने खुद ही फ़ोन किया था, लड़के को लाइन पर किया। कोई कहता शायद लड़की ने कुछ गलत किया होगा, तभी लड़का भागा। आयशा की सहेली ने भी एक दिन कहा, तूने फ़ोटो शेयर की थी ना, शायद वही वजह है। आयशा चुप रही, लेकिन दिल टूट रहा था। फिर एक दिन उसके फ़ोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया, तुम्हें पता है हामिद की असली वजह क्या थी? वह पहले से शादीशुदा है, उसकी बीवी है, बच्चा भी है, तुम्हें सिर्फ टाइम पास समझता था। साथ में एक फ़ोटो थी, हामिद किसी औरत के साथ, बच्चे को गोद में लिए। आयशा सदमे में थी। उसने हामिद को कॉल किया। हामिद ने उठाया, लेकिन आवाज़ कांप रही थी। आयशा, वो सब झूठ है, कोई एडिटेड फ़ोटो है। लेकिन आयशा को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, तुमने मुझे धोखा दिया, मेरी इज्जत मोहल्ले में लगाई। फिर अफवाहें और तेज़ हो गईं। मोहल्ले की कुछ औरतें आयशा की अम्मी से कहने लगीं, लड़की को घर में रखो, बाहर मत निकलने दो, लोग क्या कहेंगे। आयशा की जॉब पर भी असर पड़ने लगा। ऑफिस में लोग फुसफुसाते। बॉस ने एक दिन कहा, आयशा तुम्हारी पर्सनल लाइफ की वजह से ऑफिस का माहौल ख़राब हो रहा है। आयशा टूट चुकी थी। वह सोचती, मैंने क्या गलत किया, बस किसी पर भरोसा किया। वह रातों को रोती, अम्मी को चुपके से देखती। अम्मी भी दुखी थीं, लेकिन कहती, सब्र रख बेटी। इसी बीच हामिद का एक दोस्त जिसका नाम था राहिल आयशा से मिला। राहिल हामिद का बचपन का दोस्त था। उसने बताया, हामिद ने गलत किया, वह पहले से शादीशुदा था, उसकी बीवी बीमार है, लेकिन वह तुम्हें पसंद करने लगा था। फिर डर गया कि सच सामने आएगा। उसने खुद ही अफवाहें फैलाईं कि तुमने उसे फंसाया ताकि बीवी को शक न हो। आयशा ने पूछा, तुम क्यों बता रहे हो? राहिल ने कहा, क्योंकि मैंने देखा है कि हामिद कितना पछता रहा है। वह रोज़ रात को रोता है, कहता है कि उसने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी।
आयशा ने फैसला किया। उसने हामिद से मिलने की बात की। मिलने पर हामिद रो पड़ा। आयशा, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं डर गया था। मेरी बीवी को पता चल जाता तो, लेकिन मैंने तुम्हें धोखा दिया। अफवाहें मैंने ही फैलाईं ताकि तुम मुझसे दूर हो जाओ। लेकिन अब मुझे नींद नहीं आती। तुम्हारी इज्जत, मैंने तुम्हारी इज्जत को खतरे में डाला। आयशा चुप रही, फिर बोली, तुमने मेरी जिंदगी मुश्किल कर दी, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। बस एक शर्त पर, तुम सच बोलो, अपनी बीवी से कहो और मेरे मोहल्ले में अफवाह फैलाने वाली बात को ठीक करो। हामिद ने हामी भरी। उसने अपनी बीवी से सब बताया। बीवी ने माफ़ कर दिया, क्योंकि वह बीमार थी और हामिद उसका सहारा था। फिर हामिद ने मोहल्ले में जाकर सबके सामने माफ़ी मांगी। कहा, मैंने आयशा के साथ गलत किया। वह बिल्कुल निर्दोष है। अफवाहें मैंने फैलाईं। मेरी गलती थी। धीरे धीरे अफवाहें रुकीं। लोग समझ गए। आयशा की अम्मी ने कहा, बेटी, तूने जो किया वो बहुत बड़ा था। माफ़ करना आसान नहीं होता। आयशा अब पहले से ज़्यादा मजबूत थी। उसने जॉब छोड़ी, घर से एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। राहिल अक्सर मदद करने आता। दोनों में धीरे धीरे बातें बढ़ीं। राहिल ने एक दिन कहा, आयशा, मैं तुम्हें बहुत सम्मान देता हूँ। तुमने जो किया वो कोई नहीं कर पाता। क्या मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताने की बात सोच सकता हूँ? आयशा ने मुस्कुराकर कहा, राहिल, पहले भरोसा टूटा था, अब धीरे धीरे बनाना है। समय बीता। आयशा और राहिल की शादी हुई, छोटी सी लेकिन खुशियों से भरी। हामिद भी आया। उसने आयशा से माफ़ी मांगी। आयशा ने कहा, भूल जाओ, सब गुजर गया। आज आयशा खुश है। उसकी ज़िंदगी में प्यार है, सम्मान है और सबसे बड़ा सबक, भरोसा टूट सकता है, लेकिन सच सामने आने पर इज्जत वापस मिल सकती है। गलती करने वाले को पछतावा होता है और माफ़ करने वाले का दिल बड़ा होता है। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी कभी अफवाहें सच से ज़्यादा तेज़ दौड़ती हैं, लेकिन सच हमेशा जीतता है। अगर कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़। कार्ज में दुबता घर बाहर से अक्सर वैसे ही दिखता है जैसे दूसरे घर दिखते हैं। दरवाज़ा वही होता है, दीवार पर वही पुरानी पेंट, छत पर वही डिश एंटेना और शाम को जलती हुई वही हल्की सी रोशनी। लेकिन अंदर की हवा बदल चुकी होती है। वहाँ सिर्फ लोग नहीं रहते, वहाँ चिंता रहती है, अंदेशा रहता है, हिसाबों का बोझ रहता है। हर महीने की आमदनी आने से पहले ही उसका अंतिम संस्कार तय हो चुका होता है। कहाँ किराया जाएगा, कहाँ स्कूल की फ़ीस, कहाँ बिजली का बिल, कहाँ दावा और कहाँ पुराने उधार का ब्याज। ज़िंदगी एक दफ्तर की फ़ाइल बन जाती है जिसमें इंसान की सांसें भी एंट्री के रूप में लिखी जा सकती हैं। कर्ज की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं होती कि जेब खाली हो जाती है। सबसे बड़ी त्रासदी ये होती है कि घर की बोलचाल बदल जाती है। माँ की आवाज़ में नरामीपन कम हो जाता है, बाप की आंखों में नींद कम हो जाती है, बच्चों की मांगें सवाल बन जाती हैं और बुजुर्गों की खामोशी इल्ज़ाम जैसी लगने लगती है। एक छोटी सी बात पर तनाव फूट पड़ता है, क्योंकि गुस्सा असल में किसी एक व्यक्ति पर नहीं, उस दबाव पर होता है जो रोज़ दिल को कस के पकड़ता है। कर्ज धीरे धीरे रिश्तों का रंग उतार देता है। प्यार रहता है, लेकिन उस पर फिक्र की धूल जम जाती है। बेचैनी का भी अपना एक दिनचर्या होता है। वो सुबह अलार्म से पहले आंख खोल देती है। वो बाजार जाते वक्त जेब को 2 बार चेक करवाती है। वो फ़ोन की घंटी बजते ही दिल की धड़कन तेज़ कर देती है, क्योंकि पता नहीं सामने बैंक होगा, कोई सौदागर होगा या उधार याद दिलाने वाला कोई आदमी। रात को सोने के वक्त जब पूरी दुनिया धीरे धीरे चुप हो रही होती है, तब कर्ज से घिरा इंसान सबसे ज़्यादा जाग रहा होता है। उसके दिमाग में कल की उम्मीद कम और कल का हिसाब ज़्यादा घूम रहा होता है। बहुत से घर कर्ज इसलिए नहीं लेते क्योंकि उन्हें शौक होता है। कर्ज अक्सर मजबूरी का दूसरा नाम होता है। किसी की बेटी की पढ़ाई, किसी माँ का इलाज, किसी बेटा की नौकरी छूट जाना, किसी छोटे व्यापार का नुकसान, किसी महंगाई की मार। कभी कभी एक बुरा महीना पूरे परिवार को कई सालों के उधार में धकेल देता है और फिर समाज का एक सख्त चेहरा सामने आता है। जो लोग कभी हाल नहीं पूछते वो मशवरा देने लगते हैं, जो दाढ़ नहीं समझते वो हिसाब समझाने लगते हैं। घर के अंदर बोझ होता है, घर के बाहर शर्मिंदगी। लेकिन इस अंधेर में भी एक सच छुपा होता है। कर्ज घर को थका सकता है, लेकिन हर बार तोड़ नहीं सकता।
बहुत से घर ऐसे होते हैं जो आधी रोटी बांध कर भी इकट्ठा रहते हैं। माँ अपनी ज़रूरत टाल देती है, बाप अपनी थकान छुपा लेता है, बच्चे वक्त से पहले समझदार हो जाते हैं। यह तस्वीर दुख भारी ज़रूर है, मगर इसमें इंसानी हिम्मत का एक गहरा रंग भी है। बेचैन जिंदगियां सिर्फ टूटती नहीं, कभी कभी वो नई मजबूती भी सीख लेती हैं। हमें समझना होगा कि कर्ज सिर्फ आर्थिक स्थिति का मुद्दा नहीं, यह मानसिक और सामाजिक सेहत का भी सवाल है। जब एक घर उधार में डूबता है, तब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं गिरता, आत्मविश्वास भी गिरता है। इसीलिए संवेदनशील समझ, सही आर्थिक जागरूकता और मुश्किल वक्त में सहारा देने वाली नीतियाँ बहुत ज़रूरी हैं। हर कर्ज लेने वाले को लापरवाह कह देना आसान है, लेकिन हर कहानी के पीछे एक मजबूरी, एक टूटती उम्मीद और एक बचती हुई इज्जत होती है। कर्ज में डूबते घर हमें यह याद दिलाते हैं कि रोटी, इलाज, पढ़ाई और मकान जैसे बुनियादी अधिकार जब बोझ बन जाते हैं, तब जिंदगी बेचैन हो ही जाती है। और बेचैन जिंदगियां सिर्फ अफसोस नहीं मांगती, वो समझ, सहारा और सुधार मांगती हैं। जब तक हम इस दर्द को सिर्फ दूसरों की कहानी समझ कर देखते रहेंगे, तब तक अनेक घर चुपचाप डूबते रहेंगे। लेकिन जिस दिन हमने इस खामोश पीड़ा को महसूस कर लिया, शायद उस दिन कुछ जिंदगियां बेचैनी से निकलकर फिर से सुकून की तरफ लौट सकें।